नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। चले दोस्तों आज की कहानी की ओर। दोस्तों आज की कहानी जो हमें भेजे हैं बताए हैं उनका नाम है शैलेंद्र। और शैलेंद्र की कहानी को लगभग 19 साल बीत चुका है। तो हुआ क्या था शैलेंद्र के साथ में, आइए विस्तार से एक एक चीज को पता करते हैं शैलेंद्र की भेजी हुई कहानी से। दोस्तों प्यार तो किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। प्यार का कहा जाता है ना कि बस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी। ये घटना जो मेरे साथ में घटी थी, जिसकी शुरुआत हुई थी, साल था 2005 का, यानी लगभग 19 साल इस बात को बीत चुके हैं। लगता ही नहीं है कि कब इतना साल बीत गया है। जैसे लगता है कि अरे कल की ही तो बात थी, लेकिन वास्तविक में 19 साल इस बात को हो चुका था। मैं मैट्रिक पास करके आगे की पढ़ाई कर नहीं सका था। घर की मजबूरी थी, घर गरीबी में जी रहा था और अब क्या चाहिए, 2 पैसा कमाना चाहिए था। मेरे परिवार अब कह रहा था कि शैलेंद्र अब आगे नहीं पढ़ा पाएंगे, अब तू कुछ काम कर ले, घर की हालत डांवाडोल है। हाँ, मैं तो खुद देख रहा था कि घर की स्थिति क्या है, लेकिन मैं कभी शहर गया नहीं, ना अकेले जाने की हिम्मत थी मेरे में। मैं गांव में अब जहां कहोगे मैं निकल जाता था, लेकिन शहर का मामला कुछ अलग था। हमारे गांव में हमारे घर से 10 घर छोड़ करके एक चाचा, ठेकेदार चाचा के नाम से मशहूर थे, वो एक काम करते थे ठेकेदारी का, बिल्डिंग बनाने का। अब मैं जब वो आए ना, कभी कभी आते थे गांव में घूमने फिरने के लिए, तो मैं उनसे मिला था कि चाचा आपके पास में कोई काम है मेरे लायक। तो पूछे कि कितने पढ़े लिखे हो। मैंने बोला मैट्रिक पास हूं। कुछ सवाल भी पूछे जिसका जवाब मैं सही सही दिया था, और तब कहने लगे कि हाँ है ना मेरे पास में काम, मुंशीगिरी का काम कर लोगे ना बेटा। अब मुझे तो कोई काम का अनुभव था ही नहीं। मैं कहने लगा चाचा एक बार बता दोगे तो मैं सब संभाल लूंगा। चाचा अब मुझे अपने काम पर ले गए थे। एक निश्चित अब मजदूरी हमारी मतलब महीने की फिक्स हो गई थी। हाँ, मैं उनके साथ अब उनके ठेकेदारी साइट पर चला गया था। 2-3 महीना उनके साथ काम करके और मुंशीगिरी का काम बखूबी मैं समझ लिया था। उनके पास कम से कम जिस साइट पर मैं काम कर रहा था 40-45 के आसपास लेबर रहती थी, और बड़े बड़े काम लेते थे चाचा वो। अब एक एक साइट जो था उनका करीब 6 महीना, कोई साल भर काम चलता रहता था। तो आखिरकार मुंशी की जरूरत थी, और चाचा इधर उधर अपना साइड पर भागते रहते थे। जहां कोई जरूरत है तो उस जगह पहुंच जाते थे। खैर, मैं उस घटना पर आता हूं। अब हुआ क्या था, जो रोड के किनारे एक बड़ा सा फैक्ट्री बन रहा था, और अधिक फैक्ट्री बन चुका था, 3 हिस्सा लगभग बन चुका था। अब एक हिस्सा का अंदरूनी का काम रह गया था, और तब तक ना जाने क्या हुआ कि काम रुक गया। फैक्ट्री का जो मालिक था अब ठेकेदार चाचा को पैसा नहीं दे रहा था। वो कह रहा था कि थोड़ा रुकना पड़ेगा, अभी पैसा मेरे पास में खत्म हो चुका है, पैसे का मैं इंतजाम कर रहा हूं। अब चाचा कुछ दिन तक इंतजार करते रहे, आखिरकार खाली लेबर कैसे बिठा सकते थे। अब मालिक से जाके पूछिए भाई कितना टाइम लगेगा, नहीं तो मैं अपना लेबर को कहीं और लगाऊंगा ना, बिठा के तो पैसा नहीं दे सकता। तब वो मालिक ने अब जवाब दिया कि देखो, हो सकता है कि महीना दिन भी लगे, और हो सकता है कि 2 महीना या उससे ज़्यादा भी लगे। अब ठेकेदार चाचा को समझ में आ गया था, लेकिन ठेकेदार चाचा का अब वहाँ कुछ माल अब पड़ा भी था जिसकी देख रेख अब करना भी था। अब वो कहने लगे मेरे से कि शैलेंद्र देख, मैं बाकी लेबर के लेके जा रहा हूँ, और तू यहाँ पर एक आध बंदे को लेकर अब रुक जा। ये मालिक ऐसे ही है, अभी बोल रहा है कि 1 आध महीना लगेगा,
अभी इसके पास में आए जो पैसा आ जाएगा ना तो तुरंत भागता हुआ आ जाएगा। अब फिर मुझे ढूंढने लगेगा। जब वो आए ना तो इसको संभाल लेना। अब मुझे खबर कर देना। अब मैं तो फटाफट आ जाऊंगा। अब वो उनकी जो दूसरी साइड थी ना वहां से लगभग 3 घंटे की सफर पर थी। और उस साइड में मैं देख चुका था, मैं कई बार जा भी चुका था। अब मैं उस साइड पर 2 लेबर के साथ में रुक गया था। अब खाना जो बनाने का काम था ना, मैं अपने लिए खाना बनाता था। अब बाकी जो खाना था ना, अपने अपने लेबर अब अपना ग्रुप में बट करके बनाते थे। लेकिन अब ग्रुप तो सारा चला गया था। अब जो 2 लेबर था, अब मैं तीसरा बचा हुआ था। अपना खाना बनाने लगे थे। फैक्ट्री का बैक साइड एरिया था और उस साइड में अभी बाउंड्री नहीं हुई थी। हाँ, पहले ही से वहां पर कटीला तार का बाड़ अब लगा हुआ था कि कोई जानवर, कोई चोर उचक्का इस फैक्ट्री में घुस ना आए। अभी बाउंड्री का काम बाकी था। हाँ, हम उसी साइड में ईंट वगैरह रख करके, लकड़ी जला करके आज सुबह शाम खाना बनाया करते थे। लेबर जो थी वहीं पर बनाया करती थी। और इसके बाद में 5 दिन तक उनके साथ में रहा। 2 जो लेबर थी हमारे पास में। आखिरकार वो लेबर भी अब कहने लगी कि मुझे अपने गांव जाना है। अब एक तरह से उनको रोकने की कोशिश करने लगे, देखो ठेकेदार चाचा से बात करके जाना। और तब वो कहने लगे, भैया अब यहाँ पर खाली कैसे बैठेंगे, ठेकेदार चाचा तो काम होता है तब पैसे देते हैं। अब हम गांव घूम के आते हैं, आज सीधा हम वहाँ से दूसरे साइड पर पहुँच जाएंगे। लेकिन मैं समझाता रहा कि देखो इस मालिक का कोई पता नहीं कब आ जाए, कब पैसा लेकर आ जाए। और फिर इसके बाद में अब एक तरह से शोर शराबा करने लगेगा, रुको तुम लोग। लेकिन वो हमारी बात को सुने नहीं। आखिरकार निकल गए। अब उस जगह पर मैं अकेला बचा हुआ था। मेरे पास में कोई काम तो था नहीं। अब एक तरह से मैं बाहर का जो गेट था उसको ताला मार देता था। अब तो उस पूरी जगह पर, बहुत बड़ी जगह थी और उसमें मैं अकेला रह गया था। अब मेरे पास में कोई काम ना होता ना तो मैं अब दोपहर के जो छत था, छत पर जा करके आराम से बैठ जाता था, टाइम पास करता था। कभी सो जाता था, कभी गर्मी होती थी तो नीचे अब जाके आराम करता था। कोई काम नहीं था। और शाम के टाइम, सुबह के टाइम अपने लिए खाना नाश्ता जरूर बनाया करता था। खाना बनाने मुझे अच्छी तरह से आता था। अब लेबर चली गई थी। मैं नॉन वेज खाने का शौकीन था। अब मैं सोचा कि चलो अभी हमारे पास वक्त ही है और पैसा तो था ही। चाचा मुझे अब खर्चा वर्चा का सब पैसा दे के गए थे। अब उस दिन मुझे ना जाने क्या सूझा कि चलो आज चिकन लेके आते हैं और चिकन को आराम से बनाएंगे, अकेले हैं। और इसके बाद वही काम मैं शुरू कर दिया था। बाजार गया, बाजार से चिकन लेके आया। अब फिर मैं पूरी तैयारी करके रात 8 बजे अब मैं उसी बाउंड्री के पीछे जहाँ पर कटीला अब बाढ़ लगा हुआ था और उसके पीछे खेती खेत थी, ग्रामीण क्षेत्र था। और खेत के थोड़े दूर आगे पर एक शमशान घाट था। वहां पर एक कुटिया मुझे नजर आती थी, झोपड़ी बनी हुई। और कभी कभी उस जगह पर मुझे एक बाबा जैसे लोग दिखाई देते थे। लेकिन मैं उन चीजों पर कभी ध्यान नहीं देता था। और आज भी मैं जब खाना बना रहा था ना तो मैं अपने आप में मस्त रहने वाला इंसान था। मेरे पास में रेडियो थी, रेडियो बजा देता था, संगीत का आनंद लेता था। और मैं रेडियो ऑन करके अपना चिकन को बड़े प्रेम से बना रहा था। 9 बज चुका था रात का। रोटी मैं पहले बना दिया था और इसके बाद चिकन का तड़का लगा करके अब आराम से धीरे धीरे अब लकड़ियाँ चूल्हे में डाल रहा था। मीठी आंच पर चिकन पक रहा था और गरम मसाले की खुशबू, अब उसका सुगंध बहुत मस्त निकल रहा था। हाँ, मैं रेडियो पर ध्यान लगाया हुआ था, गाना बज रहा था। कब कटीले तार के पास में कोई आके खड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं लकड़ी डालने लगा चूल्हे में तब मेरी नज़र कटीले बाड़ के दूसरी साइड में पड़ी। मैं देखता हूं कि एक लबादा, मैला कुचैला लबादा जैसे ओढ़े हुए एक लड़की जो देखने में यंग जरूर लग रही थी, लेकिन इतनी गंदी थी। मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए, ऊपर से अब लबादा जैसे मिट्टी से सना हुआ था।
वो चिकन का खुशबू का आनंद ले रही थी। बस जो चूल्हा था ना, बस उसी बाड़ से सटा हुआ था। मुझे तो अब जब मैं देखा उसको ना, तो मैं कई पल तो उसको देखता रह गया कि कौन आ गई भाई। इधर खेत है, इधर कोई गांव कोई बस्ती नहीं है। जिधर हम पीछे देखते हैं दूर दूर तक खेती खेत नजर आता है, बगीचे नजर आते हैं। तो ये लड़की कब कहां से आ गई? कौन है ये? पीछे कहां से आ सकती है? मैं आश्चर्य में था। लकड़ी का एक अब अंगार मैं तेज किया ताकि चूल्हा जो तेज आंच पर पक सके, जल्दी चिकन बन जाए। और वो लड़की उसी खुशबू का आनंद ले रही थी, बिल्कुल बाड़ से चिपटी हुई, सटी हुई, कटीले उतार की। जब मैंने उसको देखा ना, तो मैं देख करके आंखें फेर लिया था। गंदी शकल जैसी नजर आ रही थी, लेकिन वो हटी नहीं। वो शायद उस चिकन का अब जो खुशबू फैल रहा था और उसको सूंघ करके आनंद ले रही थी। शायद वो भूखी थी। मैं दोबारा मुड़ा उसकी तरफ देखने लगा और तब मुझे पता चला कि अरे ये लड़की तो जवान है, देखने में 20-25 साल की लग रही है, लेकिन अपना हुलिया एकदम बिगाड़ रखी है। अब मैं उससे बात करने लगा। अरे तुम हो कौन भाई? इस जगह पर कैसे आ गई और यहां पर कर क्या रही हो? लड़की अपने होठों पर जीभ घुमा रही थी, जैसे उस चिकन का स्वाद ले रही हो। तब मुझे लगा कि हाँ, ये लड़की भूखी है। मैं पूछने लगा कि तुम कौन हो? मैं तुम्हें भोजन दूंगा, खाना खिलाऊंगा, अभी टाइम लगेगा चिकन पकने में। अपने बारे में बताओ। लड़की का नजर चूल्हे की तरफ, चिकन उबल रहा था और उसकी तरफ ध्यान दिए हुए थी। मैं पूछने लगा कि तुम बताओगे नहीं ना, तो तुम यहां से जाओ। अपने बारे में बताओ, तुम हो कौन और इस जगह पर तुम कर क्या रही हो? लड़की अब मेरी तरफ नजरें उठा के देखी। बड़ी मोटी मोटी कजरारी आंखें थी, लेकिन वेशभूषा तो ऐसा था ना कि मुझे जरा भी उस लड़की में रुचि नहीं थी। मैं भी जवान था, लेकिन वेशभूषा देख करके मैं अब उससे कन्नी काट रहा था और वही पूछ रहा था कि तुम हो कौन, इस जगह पर क्यों आई हो? और तब वो लड़की इशारा करने लगी उस झोपड़ी की तरह जो शमशान के पास में था, कि मैं उस जगह से आई हूं। मैंने पूछा, वहां कौन रहता है तुम्हारा? वहां तो मैं किसी को देखा नहीं हूं। हाँ, एक बाबा बूढ़े से कभी कभी नजर आ जाते हैं। तो क्या उनका कोई तुम रिश्तेदार हो? मैं आइडिया मारा था। तब वो लड़की सर हिलाने लगी और कहने लगी, ऐसा ही समझो, मैं उनका रिश्तेदार ही हूं। उन्हीं के घर में, उसी झोपड़ी में रहती हूं। तब मैं कहा कि तुम्हारे और परिवार कहाँ है? वो लड़की कुछ देर तक चुप रही, कुछ बोल नहीं रही थी और उसकी नजरें फिर चिकन जो उबल रहा था, पक रहा था और उस पर अपनी नजर गड़ाई हुई थी। मैं सवाल पर सवाल पूछ रहा था, लेकिन बहुत कम सवाल के जवाब दे रही थी। मैंने जब पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं, तुम्हारे परिवार के बाकी लोग कहाँ रहते हैं, तब वो छूटते ही जवाब दिया, वो लोग गांव में रहते हैं। मैं अपने बाबा के साथ में रहती हूँ यहाँ पर। कभी कभी आती हूँ मैं, जब बाबा लेके आते हैं, और इसके बाद मैं अपने गांव चली जाती हूँ। मैं उसकी लड़की के बारे में थोड़ा बहुत अब जानकारी ले चुका था। तब मैं कहा कि तुम नहाती वहाती नहीं हो? देखो तुम्हारे शरीर से कितनी बदबू आ रही है, कितनी गंदगी का अंबार अपने शरीर पर अब लगा रखी हो। क्या तुम नहाती नहीं हो, स्नान नहीं करती हो? देखो तुमसे मुझे बहुत घिन आ रही है। अगर तुम साफ सुथरी होती ना, तो मुझे बड़ा खुशी होती तुम्हें देख करके। अब मैं तुम्हें प्रेम से भोजन भी कराता, लेकिन तुम गंदगी से भरी हुई है। चलो मैं आज तुम्हें भोजन दे देता हूं। अब फिर चिकन बन चुका था, पक चुका था। कुछ रोटी, कुछ चिकन के पीस अब मैंने उस लड़की की तरफ एक थाली में, एक प्लेट में दे दिया था। अब तार, कटीले तार की बाड़ बनाया हुआ था। उस तरफ लड़की, इस तरफ मैं, बीच में कटीला तार का बॉर्डर। अब जैसे मैं थाली पकड़ाया ना, लड़की लपक लिया था। अब फिर वो गरम गरम चिकन को एकदम जल्दी जल्दी एकदम चबाने लगी थी। रोटी कम, चिकन का आनंद ज्यादा ले रही थी। तब मैंने कहा कि अरे जल्दी मत करो, आराम से खाओ, अभी मेरे पास में बहुत सारा चिकन है और मैं फिर तुम्हें दूंगा।
आराम से खाओ, चबा चबा के खाओ और रोटी का आनंद लो। तब वो मेरी तरफ देखी और फिर धीरे 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 अब वो चिकन का आनंद, रोटी का आनंद ले रही थी। मैंने फिर उसको दिया। अब वो मेरी तरफ मुस्कुरा रही थी। अब जैसे उसका दिल भर रहा हो, पेट भर रहा हो, आत्म संतुष्टि मिल रही थी उसको। जब उसने भोजन कर लिया तब मैंने बोला कि देखो, मैं तुमसे एक ही बात करना चाहता हूं कि तुम अपने आप को सफाई रखा करो। ये गंदगी तुम्हारे शरीर से जो निकल रही ना, मुझे पसंद नहीं आ रही। अगर तुम्हें कभी भूख लगे ना तो जरूर मेरे पास में आना, लेकिन इस हालत में नहीं आना। साफ सुथरा होकर के नहाना, अपने बाबा से बोलना कि साबुन वगैरह खरीद के दे दें और तुम नहाना। हाँ, अच्छे कपड़े पहन करके तब मेरे पास में आना। क्या तुम्हारे बाबा भोजन नहीं देते हैं क्या? तब लड़की कहने लगी कि बाबा कहीं चले गए, ना जाने कब लौटेंगे, लेकिन जब आते हैं ना तो मुझे पूरा भोजन खिलाते हैं, मांस लाते हैं, मटन लाते हैं, चिकन लाते हैं और तब मैं भर पेट भोजन करती हूँ। अभी वो 3 दिन से कहीं गए हुए हैं। अब मैं सोचने पर विवश हो गया कि वो अपने बिटिया को छोड़ करके जो भी रिश्ते में लगती हो, और वो बाबा क्यों चले गए, क्या गांव गए हैं? अब कई तरह के विचार मन में आ रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा सोचा नहीं। अब फिर मैं अब अपना भोजन करने लगा था और वो लड़की काफ़ी देर तक अब उसी जगह पर बैठी थी। थाली में अब उसे मांग लिया था। अब लड़की से अब एक तरह से मेरी दोस्ती अब स्टार्ट हो चुकी थी। मैं भोजन कर रहा था, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था। मैं पूछता था कि तुम पढ़ी लिखी हो? तब वो बोलती हाँ, मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ। मैं कई तरह का सवाल उससे पूछता था, लेकिन कुछ ही सवाल का वो जवाब देती थी। आखिरकार मेरा भोजन खत्म हुआ। मैंने अब बोला कि तुम जाओ अपने घर में आराम करो, बाबा तुम्हारा ना जाने कब आएंगे, उनका इंतजार करो। और सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें भूख लगी है तो शर्माना नहीं, मेरे पास इसी जगह पर आकर के, अब मेरा नाम शैलेंद्र है, आवाज़ देना। मेरे पास कुछ न कुछ हमेशा होता है और मैं कुछ न कुछ तुम्हें जरूर मदद दूंगा। अब तुम्हें भूखे रहने की जरूरत नहीं है। अब उस लड़की को देख करके मैं थोड़ा पिघल सा गया था, लेकिन प्यार ऐसी चीज कुछ अभी हुआ नहीं था। एक तो गंदगी का अंबार बनी हुई थी लड़की, अब मैं ज्यादा देर उसको झेल नहीं सकता था। एक अजीब सी बदबू उसके शरीर से अब महसूस होती थी। आखिरकार वो लड़की उसी झोपड़ी की तरफ लौट गई थी। इसके बाद अब मेरे पास में कोई काम नहीं था। मैं फिर अपना आराम करने लगा। सुबह उठा, सुबह नाश्ता वगैरह उसी जगह पर बनाता था, लेकिन मैं देखता रह गया कि अब लड़की आएगी, अब मैं उसको कुछ बना के दे दूंगा, उसका पेट भर जाएगा। लेकिन जब नहीं आई ना तो मुझे लगा कि उसके बाबा आ चुके होंगे, भोजन ला दिए होंगे और वो भरपेट भोजन किया होगा। चलो अच्छी बात है। दोपहर से शाम हुई। आज शाम होने के बाद आज मेरा कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था। कुछ अंडे पड़े हुए थे। मैं सोचा कि चलो फटाफट अंडे की सब्जी बना लेता हूँ और मैं वही अंडा उबालने के लिए अब बैठ गया था। रोटी मैं पहले बना लेता था और इसके बाद सब्जी बनाया करता था। अंडे उबल रहे थे और वही रात का 9 बज रहा था। ज़्यादा रात भी नहीं हुई थी, लेकिन वो था देहात का एरिया, लेकिन जो फैक्ट्री थी ना मेन रोड पर थी और उसमें ट्रैफिक चलता रहता था। अब जैसे ही अंडा उबलने लगा ना, कहा वो लड़की उसी जगह पर आके बैठ गई और वो अंडा को उबलता हुआ देख रही थी। मेरी जब नजर पड़ी ना तो मैं एकदम चौंक गया था। जैसी कल थी लड़की ना, अब उसकी उलट था। साफ कपड़े पहने हुए थी, सफेद रंग का कपड़ा, और बाल जो उसका गंदगी से भरा हुआ था, जैसे लग रहा था कि आज शैम्पू उम्पू करके अब पूरा अच्छी तरह से अपने आप को नहलाया धुलाया है। अब उसके बाल भी चमक रहे थे। शरीर से कोई गंदगी नहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब मैंने उसको ध्यान से देखा और तब उसकी उम्र का मुझे वाकई में अंदाजा हुआ था। वो जवान लड़की थी। मेरे अंदाज से वो 20-25 साल की रही होगी। अब वो उसी जगह पर बैठ करके
और अंडे को उबलता हुआ देख रही थी। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें उस अंडे को घूर रही थी जो मैं एक पतीले में उबाल रहा था। जब मैंने उसको देखा ना तो मेरे चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई थी और मैं कहने लगा, देखो ना, मैं तुमसे बोला था ना कल कि तुम अपने आप को नहला लो, धुला लो और साफ कपड़े पहनना। देखो तुम कितनी आज अच्छी लग रही हो और दूसरी, तुम्हारे शरीर से कोई बदबू नहीं आ रहा। आज तो खुशबू का एहसास हो रहा है। क्या तुम्हारे बाबा गांव से लौट आए? वो लड़की अंडे को उबलती हुई देख रही थी और वैसे ही होठों पर जबान उसका अब इधर से उधर मचल रहा था, जैसे अंडा कब उसके पास आए जल्दी से वो खा ले। मुझे देखकर कैसा लग रहा था। और तब वो लड़की अंडे पर ध्यान देती हुई कह रही थी, नहीं, अभी मेरे बाबा नहीं आए। और तब मैंने उसको कहा कि मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सुबह में मैं नाश्ता बनाया था, भोजन भी बनाया था, लेकिन तुम दिखाई नहीं दी। वो लड़की कहने लगी कि मैं सो गई थी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अब मैं बाबा का इंतजार कर रही थी, इसलिए मैं नहीं आ पाई। तब मुझे लगा कि वाकई में सुबह से लड़की भूखी है। तब मैं अब अंडा उबल चुका था। मैंने बोला, बस थोड़ी देर इंतजार करो, इसके बाद मैं तुम्हें अंडा करी खिलाता हूँ। मैं अब अंडा करी बन चुका था। अब मैं उसको रोटी और अंडा करी दोनों थाली में दे दिया। बाउंड्री को उस तरफ में लड़की रहती थी। वो जैसे ही दिया ना, अब कल की तरह झपट पड़ी थी खाने पर। तब मैंने उसको डांट लगाया, अरे अरे, आराम से धीरे धीरे करके खाओ, ये तुम्हारा ही है और जरूरत पड़ेगी तो और ले लेना मेरे से, मेरे पास और भी हैं। तब वो धीरे धीरे करके अब भोजन करने लगी, उन चीज़ों का आनंद लेने लगी। और मैं भी भूखा था तो मैं भी एक थाली में अब भोजन निकाल चुका था और उससे बातचीत करते जा रहा था और हम दोनों भोजन करते जा रहे थे। अब वो लड़की मुझे अच्छी लगने लगी थी। नए नक्श बहुत ही बढ़िया थे और सबसे जो खूबसूरत उसके होठ और आंखें। अब एक तरह से वो मेरे दिल में अब समाने लगी थी। धीरे धीरे करके मैं और उससे विस्तार से बातें कर रहा था। मैं पूछ रहा था कि तुम अकेली उस झोपड़ी में कैसे रहती हो, क्यों रहती हो, और तुम्हारा बाबा कैसे हैं कि तुम्हें छोड़ के चले जाती हैं। तब वो लड़की कहने लगी कि मुझे डर नहीं लगता है, जो बाबा है ना मेरे तांत्रिक हैं और उस जगह को अब एक तरह से जादू से बांध रखा है। अब वहां पर कोई डर वाला माहौल नहीं है। मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, ना मैं तंत्र मंत्र पर यकीन करता था। मैं पूछने लगा कि बाबा तुम्हारे कोई जादूगर हैं? तब वो मुस्कुरा के बोली, ऐसा ही कुछ समझ लो। अब मैं अब उससे बातचीत कर रहा था। खाना हम दोनों के दोनों खा चुके थे। तब वो लड़की उठ गई, थाली मुझे पकड़ा दी। अब मुस्कुरा के कहने लगी, बहुत बढ़िया खाना बनाती हो, मुझसे भी ज़्यादा सुंदर लाजवाब खाना बनाती हो। तब मैंने कहा कि क्या तुम्हें भी खाना बनाना आता है? तब वो लड़की बोलने लगी कि हाँ आता है, लेकिन आपके जैसा स्वाद मैं बना नहीं सकती, आपके हाथ में तो जादू है। अब इस तरह हमारे बातों का सिलसिला शुरू हो चुका था। भोजन हम कर चुके थे। अब दोनों, अब बाउंड्री के उस तरफ लड़की, अब बाउंड्री की तरफ दूसरी तरफ मैं था। अब एक तरह से मैं अब उसे बात कर रहा था। बात करते करते कब उसे दोस्ती हो गई मुझे पता भी नहीं चला। रात के 11 बज चुका था। मैं पूछने लगा, क्या तुम्हारा बाबा आएंगे आज रात को? लड़की कहने लगी, कोई उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे बाबा आज भी आएंगे। तब मैंने जैसे उसको एक तरह से इनवाइट किया कि क्यों ना, मेरे अभी हमारी फैक्ट्री है अब पूरी तरह से खाली पड़ी है, मैं यहाँ पर इकल्ला रहता हूँ, तो आ जाओ, उधर से गेट है, गेट के पास पहुँचो, मैं गेट खोल देता हूँ और तुम्हें अब हमारे पास में रहने का मौका मिलेगा। हम लोग दोनों आपस में बात करते रहेंगे, समय भी कट जाएगा, रात भी कट जाएगी, बड़ा मजा आएगा। लड़की झट से मान गई थी। कहने लगी, गेट किधर में है? मैंने कहा, रोड पर पहुंचना पड़ेगा। अब वहां से थोड़ी लंबी दूरी थी, लेकिन लड़की बड़ा तेजी से गेट पर पहुंच गई थी। जब तक मैं उस जगह से गेट पर पहुंचता, लड़की तो पहले से गेट पर खड़ी थी और दरवाजे को नॉक कर रही थी। मैं चिल्लाता हुआ गेट पर पहुंचा, अरे मैं आ गया, शांत रहो, शांत रहो। और जब मैं गेट खोला ना,
तो लड़की गेट के पास खड़ी अब मुस्कुरा रही थी। मैं एक तरफ छोटा गेट खुला था, अब मैं हट गया, अंदर आ जाओ। जब अंदर आई ना, तब मैं छोटा गेट बंद कर दिया और वो देखने लगी उस फैक्ट्री को, जो बड़ा ही अब उसकी नज़र में विशाल लग रहा था। और वो बड़ी बड़ी आंखें करके अब इधर उधर देख रही थी और कहने लगी, तुम इस जगह पर रहती हो? ये तो बड़ा शानदार बना हुआ है। मैंने कहने लगा कि ये घर नहीं है किसी का, ये फैक्ट्री बन रही है, अभी इसमें काम बहुत सारा बाकी है। जब फैक्ट्री बन जाएगी ना, तो यहाँ पर चहल पहल बढ़ जाएगी, मजदूर काम करेंगे, मिस्त्री काम करेंगे, और ये जगह जो बिल्कुल शांत रहता है, अब ये शोर शराबा वाला जगह बन जाएगा, मशीनें लग जाएंगी और मशीनें चलती रहती हैं। मैं उस फैक्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बताने लगा था कि यहाँ क्या क्या होने वाला था। और इस तरह में हम बात करते हुए हम जहाँ बिस्तर लगा रखा था, अब उस जगह पर पहुँच गए। साधारण सा बिस्तर था, दरी था, कंबल था, तकिया था, ऐसे ही सब कुछ चीज़ था। पानी का मटका रखा हुआ था, गिलास था। उस जगह पर साग सब्जी हम रखते थे, राशन पानी रखते थे, यही सब था हमारे पास में। लड़की आकर के झम से मेरे बिस्तर पर बैठ गई और कहने लगी, ये जगह तो बड़ा शानदार है। मैं देखती थी इस जगह को, लेकिन बाहर से अंदाजा नहीं लगता था कि जगह इतना खूबसूरत है, सुंदर है, इतना बड़ा है। और इसके बाद हमारी बातों का सिलसिला चलने लगा। हाँ, देखते देखते आधी रात बीत चुका था। हाँ, तब वो लड़की कहने लगी, क्या हम बात करते रहेंगे कि हम सोएंगे भी? तब मैंने कहा कि देखो, मेरा बिस्तर तो ये है, तुम कहाँ पर सोओगी अब तुम बताओ, तुम्हारे लिए मैं टेम्पररी बिस्तर का इंतजाम कर जाता हूँ। और तब कहने लगी, ये अलग से बिस्तर क्यों, हम दोनों इसी पर सो जाएंगे, क्या आपको कोई एतराज है? मैं उस लड़की की तरफ देखने लगा, जवान खूबसूरत लड़की, और वो कह रही थी कि हम दोनों एक साथ बिस्तर पर सो जाएंगे, क्या आपको इतराज है? मैं कहने लगा कि देखो, मैं लड़का हूं और तुम लड़की हो। अब एक तरह से लड़का लड़की बिना शादी ब्याह के एक साथ में सोती नहीं है, ये लोगों का नज़र में गलत है। और तब वो लड़की हंस के कहने लगी, अरे यहाँ कौन देख रहा है, किसको पड़ी है तुम्हारे और हमारे बीच में पड़ने के लिए? अब हमारी मर्जी है, हम किसी के साथ सोएं, दूसरों को क्या जाता है? अरे शर्माओ मत, मैं जब नहीं शर्मा रही तो तुम्हें क्या शर्माने का अधिकार है? आओ हम दोनों साथ सोते। वाकई में वो पल मेरे लिए अद्भुत था। मैंने तो कभी सोचा तक नहीं था कि ये पल मेरी जिंदगी में कब आएगा। मैं तो सोचा था कि जब मेरी शादी हो जाएगी, जब मेरी दुल्हनिया आएगी, तब ये मौका मिलेगा। लेकिन ये लड़की ने अब एक तरह से अब मौका मुझे दे दिया था। उसके शरीर से अब एक मदहोश कर देने वाली खुशबू फूट रही थी। अब मुझे वो खुशबू से इतना अब एक तरह से मन बेचैन हो रहा था कि बस इच्छा हो रही थी कि कब उस लड़की के बाहों में भर ले। लेकिन मैं अब एक तरह से हिचक रहा था। ये जो लड़की मेरे जीवन में आई थी, ये मेरे साथ में पहली बार हो रहा था। मुझे अंदर से घबराहट, डर ऐसा महसूस हो रहा था कि इस टाइम में कोई आ जाए और दरवाजा पीटने लगे कि सिलेंडर, दरवाजा खोलो, तब मैं क्या जवाब दूंगा? ये लड़की कहाँ से आई, कैसे मैं समझाऊंगा लोगों को? यही मन में एक डर भरा हुआ था। लड़की मेरे बगल में सो चुकी थी और मैं बैठा हुआ उस लड़की को निहार रहा था। और वो लड़की मेरी ओर देख रही थी, मुस्कुरा रही थी, आमंत्रण जैसे दे रही थी कि इतना देर क्यों कर रहे हो, आओ ना, आओ ना। लेकिन मैं सोच रहा था दूर की बातें कि इस टाइम में ठेकेदार आ गया, तब मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन 11 से ऊपर का वक्त हो, एक तरह से आधी रात हो रहा था और लड़की मेरे बाजू को खींच करके अब कहने लगी, कब तक बैठे रहोगे, अरे सो ना। इसके बाद मैं अपने आप पर अब एक तरह से कंट्रोल रख नहीं पाया था। मैं उस लड़की के साथ अब बिस्तर शेयर कर लिया था। खुशबू मेरे दिमाग में चढ़ रही थी और उस खुशबू से मैं मदहोश होता जा रहा था। और आखिरकार उस मदहोश की सागर में अब हम दोनों डुबकियां लगाने लगे थे। सुबह जब हुई ना, तब मुझे एहसास हुआ कि अरे सुबह हो चुकी है। अब मैं हड़बड़ा करके नींद से जागता हूं कि अरे लड़की यहां पर है, कोई आ गया जल्दी में, तब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा।
लेकिन आश्चर्य हुआ जब मैं अपने बिस्तर पर देखता हूं तो लड़की है ही नहीं, लड़की थी ही नहीं। मैं उठता हूं, पागलों की तरह इधर उधर घूमता हूं, उस लड़की को अब आवाज देता हूं, तुम कहां हो? उसकी बड़ी प्यारी नाम था और उस नाम को लेकर के मैं पुकार रहा था, तुम हो कहां पर, तुम हो कहां पर? जब मैं गेट पर गया ना, तब मुझे हैरानी हुई। छोटा गेट का सांकल खुला हुआ था और तब मुझे आभास हुआ कि वो लड़की बहुत जल्दी मुझसे उठ चुकी थी और छोटा दरवाजा खोल करके वो बाहर निकल गई थी। शायद उसको भी इस बात का फिक्र था कि सुबह में कोई आ सकता है। मैंने बड़ा राहत की सांस लिया था। उस लड़की के जाने के बाद मैं बहुत ही राहत भरी सांस ले रहा था और इसके बाद मेरा दिल धड़कता रहा तेजी से। मैं रात की बातें अब एक तरह से याद कर रहा था। एक तरह से पहला अनुभव था किसी लड़की के साथ रात बिताने का। हाँ, एक तरह से मेरे चेहरे पर मुस्कान अब दौड़ने लगी थी। बड़ा ही मनमोहक रात थी वो। उस चीज का मैं पहली बार अनुभव किया था। हाँ, इसके बाद मैं उसी जगह पर पहुंच गया था जहां मैं अब खाना बनाया करता था, नाश्ता बनाया करता था और मैं अपने लिए नाश्ता तैयार करने लगा। हाँ, मैं उस लड़की का बाट भी देख रहा था कि शायद लड़की का अभिभावक आए नहीं होंगे। हाँ, लड़की जरूर आएगी नाश्ता पानी के लिए, मैं उसको आमंत्रण कर दिया था। लेकिन मैं नाश्ता पानी सब कुछ बना कर रख लिया था, लेकिन लड़की नहीं आई। मैं पूरा दिन उसका इंतजार किया था। नाश्ता पानी तो मैं खुद कर लिया था कि लेकिन उसके लिए मैं संभाल कर रखा था। लेकिन वो लड़की पूरा दिन मुझे नजर नहीं आई। मैं छत पर भी चढ़ के देखा, मैं छत पर चढ़कर देखा जहां से वो पीछे का एरिया, खेत खलिहान, अब एक तरह से बगीचे पेड़ सब दिखाई देता था और वो झोपड़ी भी दिखाई देता था। लेकिन झोपड़ी में लग रहा था कि उस टाइम में वहां कोई नहीं है। मैं काफी देर तक निगाहें वो झोपड़ी पर लगाए रखा था, लेकिन वो लड़की का कोई अता पता नहीं चला, ना तो वो बाबा मुझे नजर आए। आखिरकार शाम हुई। मेरे मन में कल वाली ही सब बात याद आ रही थी। कितनी सुंदर लड़की थी, बड़ी मोहक उसकी आंखें थी। क्या वो आज भी हमारे पास में आएगी? अब एक तरह से मैं उसके लिए खुद बाजार गया, चिकन लेके आया। अब बड़े प्रेम से उसी जगह पर, मुझे पता था कि उसके नॉन वेज बहुत पसंद आता है। अब चिकन मैं उस जगह पर बनाने लगा था। वही टाइम रात का 9 बज रहा था और करीब करीब रोटी बना चुका था और चिकन मैं पतीले में बिठा रखा था और चिकन उबल रहा था, लेकिन लड़की का आता पता नहीं था। मैं इंतजार करता रहा। आखिरकार चिकन पक चुका था और तब वो लड़की मुझे नजर आई थी। जैसे ही बाउंड्री पर लड़की नजर आई ना, मैं उस एक तरह से अब उससे शिकायत करने लगा, अरे तुम दिन में कहाँ थी? मैं तुम्हारे लिए भोजन बना कर रखा था, नाश्ता बना कर रखा था, लेकिन तुम तो आई नहीं। और कहाँ थी तुम? क्या तुम्हारे बाबा आज आ गए? इसी डर से नहीं आई क्या? तब वो लड़की धीरे से बोली, नहीं नहीं, अभी मेरे बाबा नहीं आए। क्या बनाए हो आज? आज तो खुशबू अच्छी लग रही है। मैंने बोला तुम्हारे लिए मैं बाजार गया था और चिकन लेके आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें चिकन पसंद है, नॉनवेज पसंद है, तो देर किस बात की है? अब आ जाओ, गेट पर आ जाओ और मैं पूरा खाना वाना लेकर के उसी जगह पर पहुँचता हूँ और उधर तुम गेट पर पहुँचो और फिर मैं गेट खोल दूंगा, अंदर ही आ जाना। सारा सामान अब एक तरह से मैं इकट्ठा किया और जहाँ हम सोया करते थे वही तो हमारा सब कुछ था। अब पतीला वतीला रोटी वगैरह रख करके अब मैं गेट पर गया और तब तक वो लड़की गेट पर पहुंच चुकी थी। दरवाज़ा खोल करके अंदर लिया। अब फिर हम बिस्तर पर आ चुके थे। भोजन किए हम दोनों के दोनों। अब फिर मैं कहने लगा कि बाबा कब तक आएंगे, तुम्हारा कुछ आइडिया है? तब वो लड़की कहने लगी, अभी कोई पता नहीं है, शायद कल भी आ जाए या शायद थोड़ा टाइम भी लगाए। तब मैं कहा कि हाँ, अभी हमारे पास वक्त है ना? लड़की बोली, हाँ हम जरूर, हमारे पास वक्त है, मैं आज भी तुम्हारे पास ही सोएंगे। और इसके बाद अब वो लड़की हमारे उसी बिस्तर पर और साथ में हम दोनों को दोनों अब एक तरह से
अब उस सुगंध में खो चुके थे जो लड़की के शरीर से ना जाने अब कैसे फूटती थी। अब पहले तो उसके शरीर में अब एक अजीब सी बदबू मैले कुचेले कपड़े पहना करती थी, और आज सुगंधित अब उसके शरीर से जैसे सुगंध फूट रहा हो, साफ कपड़े पहन रखी है और एक तरह से अब सफाई पर बहुत विशेष ध्यान दे रही थी। मैं बहुत खुश था और एक तरह से उस लड़की से मैं प्यार कर बैठा था। मेरे दिल को भा चुकी थी। वो रात भी अब ऐसे ही किया। जब मेरी सुबह में आँख खुली थी ना, तो लड़की जा चुकी थी। अब मुझे लगा कि लड़की इसलिए उठी है कि ये फैक्ट्री है, ना जाने कब कौन सा मालिक, कौन सा मैनेजर और ठेकेदार पहुंच जाए, और वो समय से अपना इस फैक्ट्री से निकल गई थी। वाकई में ऐसा मेरे साथ में 5 दिन तक चलता रहा। मैं अब खाना अब सुबह के लिए तो मैं बनाता था अपने लिए, लेकिन वो लड़की आती नहीं थी, बहाना बना देती थी कि नहीं, दिन के टाइम में तुम्हारे पास में नहीं आ सकती। अगर कोई देख लेगा, कोई मेरे बाबा से बता देगा तो मेरे बाबा बहुत गुस्से वाले हैं। मैं दिन के टाइम में नहीं आ सकती, हाँ रात के टाइम मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगी। मैं उससे पूछ लेता था कि तुम्हें खाने में आज क्या पसंद है। कभी चिकन, कभी मटन, कभी अंडा, यही चीज़ मैं लगातार बना रहा था। अब 5 दिन तक लड़की मेरे पास भोजन करती थी, मेरे पास ही सोती थी, और सुबह मेरी नींद खुलने से पहले अब छोटा गेट खोल करके ना जाने कब निकल जाती थी। अब तो मैं उस लड़की से एक तरह से प्यार करने लगा था। ऐसा लगता था कि अब वो मेरी जीवन संगनी बनने वाली है। मैं उस पर भरोसा भी करने लगा था और मैं उसको खोना नहीं चाहता था। मैं जब रात को मिलता था तो मैं पूछता था कि बाबा तुम्हारे कब आएंगे, मुझे तुम्हारी बाबा से कुछ बात करनी है। और तब वो गुस्सा हो जाती थी, नहीं खबरदार, बाबा के पास तो भूल के मत जाना, बाबा बड़े गुस्से वाले हैं, वो अपनी झोपड़ी में रात के टाइम किसी को आने नहीं देते, खबरदार ऐसी गलती कभी मत करना, हम मिलते रहेंगे जब भी हमारे पास मौका रहेगा। 5 दिन बड़े आराम से हमारा बीता था। 6ठा दिन अब जो मालिक था सुबह सुबह ही आँख धमका था, और इसके बाद कहने लगा तुम्हारा ठेकेदार कहाँ है, अब पैसे का इंतजाम हो चुका है और तुम अपनी तैयारी कराओ, ठेकेदार जहाँ भी है उसको पकड़ के ले आओ। मुझे पता था दूसरी साइड पर, और इसके बाद मैं ठेकेदार के पास पहुँच चुका था बस के द्वारा, और ठेकेदार को सब कुछ बता दिया कि जल्दी से चलो, अब मालिक के पास पैसा आ चुका है और काम शुरू करवाना चाहता है। लेकिन यहाँ जो काम था ना, बस 1 दिन का बचा हुआ था, और ठेकेदार कहने लगा कि ऐसा कर शैलेंद्र, कुछ मिस्त्री और कुछ मजदूर को मैं तेरे साथ भेज देता हूँ और वहाँ जा कर के अपना काम स्टार्ट कराओ। 1 दिन के बाद मैं बाकी मजदूरों को लेकर के, मिस्त्री को लेकर के मैं खुद पहुँच जाऊँगा, तब तक उस काम को तुम संभाल लो। अब यही तो मेरा काम था, मुंशी का काम करता था मैं। मैं कुछ मजदूर, कुछ मिस्त्री को लेकर के अपने साइड पर आ चुका था। मालिक अब आ चुका था, जो भी सामान की कमी थी अब हमने तो पहले ही उसको एडवांस लिस्ट पकड़ा दिया था। सामान दोपहर के बाद अब ट्रक आकर के गिराने लगा था। इसके बाद हमारे पास में चाल आ चुकी थी और हम थोड़ा बहुत काम को अब फिर से स्टार्ट करा चुके थे। मन ही मन उस लड़की के बारे में सोचता था कि अरे अब तो मजदूर आ गए, अब मिस्त्री आ गए, अब तो मुझे मौका ही नहीं मिलेगा, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। अब ऐसा लगता था कि उस लड़की से दिली रिश्ता जुड़ चुका है, उसके बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा। मेरे दिल में एक तरह से समा चुकी थी। आखिरकार रात हुआ, काम रो चुका था और वो जो लेबर मिस्त्री थे अब उसी चूल्हे पर अपना भोजन तैयार करने लगे। मुझसे पूछा गया कि आप क्या खाओगे मुंशी जी। मैं अनमने भाव से बोला जो बनाओगे भाई हम खा लेंगे। मुझे उस लड़की का ख्याल आ रहा था कि अब मैं उस लड़की को ना तो भोजन दे पाऊंगा और ना ही मिल पाऊंगा। लेकिन आज मैं मन ही मन सोच दिया था कि जब आधी रात हो जाएगा ना, अगर वो लड़की तो अब आएगी नहीं, अब तो इस जगह पर भीड़ भड़का हो गया है और वो लड़की अब इस जगह पर नहीं आएगी तो क्या मैं उस लड़की के पास नहीं जा सकता हूँ। मन ही मन अब प्लान में बना चुका था कि जब सारे मिस्त्री लेबर सो जाएंगे और तब मैं छोटा दरवाज़ा खोल करके
अब बाहर से ताला मार करके अब मैं उस झोपड़ी में पहुंच जाऊंगा। अब उस लड़की से मिलूंगा, मैं अपने दिल की बात उसके आगे रखूंगा। देखते हैं क्या मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। आधी रात हो चुकी थी। मिस्त्री मजदूर सब सो चुके थे, खराटे भर रहे थे। मैं तो बस इसी ताक में था कि कब मिस्त्री मजदूर सोए और इसके बाद रास्ता साफ हो। आसमान में चांद निकला हुआ था। मैं अब कुछ देर इंतजार करता रहा। जब देखने लगा कि सब गहरी नींद में सो चुके हैं, तब मैं धीरे धीरे बिस्तर से उठा और छोटा दरवाज़ा खोल करके बाहर से ताला मार करके चाबी जेब के हवाले करके अब मैं चल पड़ा था उसी डगर पर जो हमारी फैक्ट्री के पिछले साइड से जाता था। और एक पतली पगडंडी अब वो शमशान घाट के पास जाती थी और वहाँ पर वो झोपड़ी था। बीच में खेत थे। मैं जब चलता चलता पगडंडी पार करता हुआ और जब वो झोपड़ी के पास पहुँचा ना, तो वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं भी नहीं लग रहा था कि उस जगह पर कोई रहता हो। और वो शमशान था 2-3 गांव का। अब वहाँ पर बहुत कम मुर्दा जलाया जाता था और एक तरह से अब वहाँ पर रात के टाइम शायद कोई रहता भी नहीं था। ये बाबा कौन थे जब मैं कभी कभी दिन के टाइम में आते जाते देखता था। मैं सोचा था कि शायद कोई फ़कीर बाबा है या कोई अघोरी बाबा है जो शमशान में साधना वगैरह करते होंगे। मुझे बस यही लग रहा था। मैं धीरे धीरे अब झोपड़ी के पास पहुंच चुका था। अब बाहर भी देख रहा था। शमशान पूरा अब एक तरह से सन्नाटा में पसरा हुआ था। हर तरफ जिधर देखो अब बस जंगली झाड़ी और कुछ पेड़ वहाँ पर खड़े हुए थे। इसके अलावा अब मुझे कोई जीव जंतु तक नज़र नहीं आया और वो झोपड़ी में अंधेरा अब पसरा हुआ था। मुझे लगने लगा कि इतनी अंधेरी में और इस जगह पर एक खूबसूरत लड़की रात कैसे काट सकती है, जबकि उसका कोई परिवार का है नहीं, बाबा है नहीं, तो उसको डर नहीं लगता होगा। इस झोपड़ी में अंधेरे में कैसे रहती होगी। मैं उस झोपड़ी के अब दरवाजे तक आ चुका था। दरवाज़ा भी टेम्परोरी था, अब जैसा झोपड़ी वैसा ही दरवाज़ा। लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं आवाज़ लगाऊं। आखिरकार मैं इंतज़ार करने लगा। जब आधा पौन घंटा बीत गया तब मुझे लगा कि मैं किस काम के लिए आया था। यहाँ पर समय व्यतीत करने तो नहीं आया था। मुझे लग रहा था कि लड़की आज भी अकेले है और इसके बाबा अभी गांव में गए हुए लौटे नहीं हैं। तब मैं उस लड़की का नाम लेकर के पुकारने लगा। मैं 2-4 बार ही पुकारा था और तभी अंदर से किसी की खांसने की आवाज़ आने लगी। जब खांसने की आवाज़ आई ना, तो एक तरह से मैं तो डर गया था। जी में आया कि बस इस जगह से भाग निकलूं, क्योंकि खांसने की आवाज़ एक पुरुष की थी, कोई लड़की की नहीं थी। अब मैं जब कितनी बार नाम ले चुका था, शायद जो भी था अंदर सब कुछ अब जान चुका था। और वो खांसते हुए कहने लगा, रुको, मैं आ रहा हूँ। आवाज़ अब एक इंसान की थी, औरत का नहीं था। अब मेरे तो जैसे कंपकपी से ले लिया था कि अब क्या, कहीं उस लड़की के बाबा तो नहीं है, शायद बाबा उनके लौट आए हैं। अब मैं क्या जवाब दूंगा। मैं बहाना पर बहाना ढूंढने लगा था, लेकिन उस टाइम में कोई बहाना भी तो मुझे नहीं सूझ रहा था। आखिरकार वही फकीर बाबा जैसे दिखने वाले अब अपनी झोपड़ी से निकल चुके थे। अंदर में शायद लालटेन जल रही थी, जिसको धीमा कर दिए थे। तभी उस रोशनी में, झोपड़ी में रोशनी नजर नहीं आ रहा था। अब लालटेन का लौ अब ज़्यादा ऊंचा हो गया था। अब एक तरह से रोशनी अब उस झोपड़ी में फैल चुकी थी। अब कुछ रोशनी बाहर भी आ रही थी। आसमान में चांद भी भरपूर रोशनी दे रहा था। वो फकीर बाबा अब एक तरह से अब झोपड़ी से बाहर निकल चुके थे। अब मुझे देख के कहने लगे, तुम कौन हो? इस जगह पर आधी रात को क्यों आए हो? क्या क्या काम है? तुम कोई साधना वगैरह करना चाहते हो क्या इस जगह पर? लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज फूट नहीं रहा था। मैं तो एकदम उस फकीर बाबा को, अघोरी बाबा को देख करके डर चुका था कि अब मैं क्या जवाब दूंगा। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। और वो अघोरी बाबा जो थे बार बार मेरे से पूछ रहे थे,
अरे शर्माते क्यों हो, बताते क्यों नहीं? क्या तुम कोई साधना वगैरह कुछ करने तो नहीं आए हो? अरे बताओ ना, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बोलो तो सही। मेरे मुंह से अब कोई भी आवाज़ फूट नहीं रही थी। मेरा बदन कांप रहा था कि मैं अब बाबा को क्या जवाब दूं। अब मुझसे झूठ बोला नहीं जा रहा था। अब मैं पूछने लगा, बाबा आप इस जगह पर अकेले रहते हो? वो लड़की कहाँ पर है? बाबा एकदम इधर उधर देखने लगे, कहने लगे कौन सी लड़की? कौन सी लड़की की बात कर रहे हो नौजवान? मैं बोला नाम लेकर के कि वो लड़की यहाँ पर रहती है ना, आपने उसको भूखा छोड़ के गांव चले गए थे ना, मैं उसको खाना वाना खिलाता था। अब मैं जब खाना बनाता था तो वो आती थी और मुझसे बातचीत भी करती थी, मैं उसको भोजन करता था। जब आज नहीं आई ना तो मुझे लगा कि कहीं भूखी नहीं सो गई हो, इसलिए मैं देखने के लिए आ गया था। इतना मैं झूठ बोलने लगा था। मेरी बात सुनकर के वो फकीर बाबा, अघोरी बाबा जो थे, अब बड़ी बड़ी आंखें करके मेरी तरफ घूरने लगे। अरे उस कौन सी लड़की के नाम ये ऐसा है? मैं तो किसी लड़की को जानता नहीं यहाँ पर। किस लड़की की बात कर रहे हो? तब मैंने उसका हुलिया बताना शुरू किया कि बाबा पहली बार जब आई थी ना तो एक मैला कुचैला लबादा ओढ़ रखी थी। बड़ा गंदा शरीर था उसका, शरीर से बदबू आ रही थी। तब मैंने उसको डांटा था कि तुम नहा के आओगी। तब मैं उसको बोला था कि भोजन दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। इसके बाद वो शायद नहा धो करके अच्छी तरह से सफ़ेद कपड़ा पहन करके आती थी। आज शरीर से उसका खुशबू फूटता था। जब बाबा ने अब मैं पूरी उसका हुलिया बताया तब वो मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके घूरने लगे। कहने लगे, अरे ये क्या बोल रहे हो? मैंने बोला, बाबा मैं सत्य बोल रहा हूँ। वो लड़की मेरे पास में आती थी, मैं उस फैक्ट्री में काम करता हूँ और हम बैक साइड में खाना बनाने के काम करते हैं। और वो खाने को खुशबू सूंघते सूंघते वो पहली बार लड़की हमारे उस जगह पर आ गई थी। एक एक बात में विस्तार से अपनी प्रेम की बात छोड़ करके सारी बात बता चुका था। बाबा हैरानी से मुझे देख रहे थे। कहने लगे, तुम मेरे तरह नज़दीक आओ। मैं जब नज़दीक आया ना तो बाबा जैसे मेरी आंखों को देखने लगे। अब मेरे सर पर हाथ फेरने लगे और जब ऐसा करने लगे तो मुझे डर लगने लगा कि बाबा ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? बाबा कहने लगे, शांत खड़ा हो जा बच्चा, बिल्कुल हिलना डुलना मत। मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन क्या देखना चाहते हैं? कभी मेरे आंखों में देख रहे थे, कभी सर पर अपना हाथ स्पर्श कर रहे थे। ना जाने मेरे साथ में ये कौन सा खेल खेल रहे थे। आखिरकार जैसे वो समझ चुके थे। कहने लगे कि अभी देर नहीं हुई है, अगर मैं आज नहीं आता ना तो वाकई तुम जिंदा नहीं रहते। मैं शौक में हो चुका था कि क्या बात कर रहे हो बाबा? किस चीज़ का मुझे अब ये चेतावनी दे रहे हो? मुझे क्यों डरा रहे हो? तब बाबा कहने लगे, मेरी झोपड़ी के अंदर में आओ। मैं जब उस झोपड़ी के अंदर गया ना, मेरी हिम्मत जवाब दे चुका था। अब वाकई में वो अघोरी साधु थे। अब उस झोपड़ी में अब जैसे खोपड़ी टंगी हुई थी, हड्डियाँ रखा हुआ था। अब वो साधना करते थे, अब उनका वो चीज़ था। मैं उन चीज़ों को देखकर घबरा गया था। कहने लगा, अरे डरो मत, यहाँ कोई भूत प्रेत तुम्हारे पास में नहीं आएगा। तुम तो पहले ही अब इन चक्रों में पड़ चुके हो। देखो संजोग से तुम मेरे पास आ गए हो। परमात्मा ने तुम्हें मेरे पास में भेजा है तुम्हें बचाने के लिए। और आज अगर वो लड़की तुम्हारे को मिल जाती ना तो तुम बच नहीं पाते। मालूम है वो लड़की कौन है? मैं तो बस डरा हुआ था, मुंह मेरा खुला हुआ था, बदन कांपने लगा था। अब मैं कहने लगा, नहीं बाबा, मुझे तो वो लड़की भूत प्रेत कोई दिखाई नहीं देती थी। तब बाबा जोर जोर से हंसने लगे। कहने लगे कि बेटा वो प्रेतनी है, वो कैसा भी रूप धारण कर सकती है, वो अच्छी भी बन सकती है, बुरी भी दिख सकती है। अब उसके मन के ऊपर में है कैसे रूप धारण करके तुम्हारे साथ आ सकती है, छल कपट कर सकती है। एक तरह से तुम्हें अपने जाल में फंसा चुकी है। लेकिन शुक्र मनाओ कि तुम इस वक्त में मेरे पास में आ चुके हो।
और ये ऊपर वाला का ही खेल है। ऊपर वाला ने तुम्हें जगा कर मेरे पास भेजा था। और तब मैं अब बाबा से कुछ छिपाना उचित नहीं समझा। एक एक करके सारी बातें बताने लगा था। और तब बाबा कहे कि अरे रे रे रुको रुको रुको, मुझे सब कुछ जानकारी हो चुकी है, तुम्हें कोई बताने की जरूरत नहीं है। बाबा तो जैसे सब कुछ जान चुके थे। कहने लगे अब डरो मत, सही जगह पर सही समय पर पहुंच गए हो। और इसके बाद बाबा ने मेरा झाड़ फूक करने लगे थे। और इस काम में 1 घंटा भर लगा था। और इसके बाद कुछ भभूत थी और जो मेरे चेहरे पर अब लगाने लगे थे। और कुछ भभूत मेरे हाथ पे दे दिए कि ये सारे शरीर में एक तरह से लगा लो, मालिश कर लो इससे, और इसके बाद कष्ट से तुम मुक्ति पा जाओगे। वो लड़की तुम्हारे पास में दोबारा नहीं आएगी। तुम बच गए। आज तुम अगर उस लड़की के साथ में हो जाते ना, तो वो लड़की तुम्हें मार देती, मार के तुम्हारी आत्मा को अपने साथ कब्जे में कर लेती। वही तो करती है, नए नए शिकार को फांसती रहती है। और तुम तो बड़े भोला शिकार अब मिल गए थे उस लड़की को। अब तो मैं इतना खौफ में था, लेकिन बाबा जी कहने लगे अब डरने की आवश्यकता नहीं। आखिरकार 1 घंटे के बाद मैं भभूत वगैरह सब कुछ लगा चुका था। अब वाकई में मुझे लग रहा था कि मेरे जो शरीर है ना, अब पहले से थोड़ा बेहतर लग रहा है। तब बाबा कहने लगे अब जाओ अपने काम में, अब मुड़ करके भी इस जगह पर दोबारा कभी मत आना। और वो लड़की तुम्हारे पास आने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन कितना भी तुम्हारा नाम लेके आवाज़ दे, कभी तुम उसके सामने मत पड़ जाना। मैं तो इतना खौफ में था कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। बाबा जी मुझे सब कुछ चिता चुके थे। आखिरकार मैं डरते हुए अपने अब उस फैक्ट्री में पहुंच चुका था। ताला खोला और जहां मेरे बिस्तर था वहां और भी मिस्त्री मजदूर सोए हुए थे। रात भर मुझे डर के मारे नींद नहीं आई थी। जब भी सोने की कोशिश करता था, ऐसा लगता था कि वो लड़की मेरी आंखों के सामने खड़ी हो। डर जाता था। आखिरकार सुबह हुई तो जान में जान आई। और इसके बाद हमारा काम स्टार्ट हो चुका था। सारा दिन काम में व्यस्त रहा। शाम के टाइम वही भोजन बनाना, सब कुछ करना, भोजन खाना, और इसके बाद उसी बिस्तर पर सोने। जब भोजन बन रहा था तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ पर जा कर के बैठ जाऊँ, भोजन को बनता हुआ देखूँ। इतना मैं खौफ में रह गया था। और मैं अपने बिस्तर पर अब ज़्यादा देर व्यतीत कर रहा था। भोजन मैं अपने बिस्तर पर ही खाया और इसके बाद मैं सो चुका था। बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई थी। आखिरकार मैं रात को सपना देखने लगा कि वही लड़की वही चूल्हा जिस जगह पर मैं भोजन बनाया करता था, आज मैं चिकन बना रहा हूँ और लड़की बाहर खड़ी है। मुझे मेरा नाम लेके पुकार रही है, शैलेंद्र शैलेंद्र, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तुम शायद मुझे भरपेट भोजन कराओगे। मैं उसको देख करके सपने में भी डर रहा। मैं उससे कह रहा हूँ कि नहीं नहीं, मैं तुम मेरे पास में मत आओ, तुम मुझसे दूर चली जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ। तब वो भोली भाली लगने सी लड़की अब अपना विकराल रूप बदल देती है। बड़ा ही अब एक इतना खतरनाक रूप धारण कर देती है कि मैं डर जाता हूँ। सपने में चीखने लगता हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो, इस जगह से तुम दूर चले जाओ, मैं तुम्हें कोई भोजन देने वाला नहीं, ना मैं तुम्हें अपने बिस्तर पर सुलाने वाला हूँ। तुम भाग क्यों नहीं जाती, तुम मुझे क्यों तंग कर रही हो। तब तक जो मेरे बगल में लोग थे सोए हुए, वो जाग चुके थे, मिस्त्री, लेबर, और मुझे को उठा रहे थे। शैलेंद्र शैलेंद्र, ये डर क्यों रहे हो, ये रो क्यों रहे, क्या बात है। मेरी नींद खुल चुकी थी। बड़ा ही भयानक सपना था। अब मैं क्या बताऊं। अब मैं उनको समझाने लगा कि भाई मैं एक भयानक सपना देख रहा था। आज सपने में ही मैं डर रहा था, रो रहा था। मैंने एक प्रेतनी को देखा था। तब वो लेबर मिस्त्री कहने लगे कि अरे बाबा, डरने से तो काम खराब होता है, अब हनुमान जी का नाम लिया करो ना, हनुमान चालीसा पढ़ा करो ना, सब कुछ सही हो जाएगा। वाकई में मैं उस जगह पर 3 महीने तक रहा। अब बीच बीच में वो सपना मेरे साथ में आता रहा। सपना ऐसा भयानक आता था ना कि मैं सपने के अंदर में रोने लगता था, अब चिल्लाने लगता था। वही लेबर मिस्त्री मुझे जगाते थे और कहते थे कि अरे
फिर सपना देखने लगे, हनुमान जी का नाम लिया करो ना। 3 महीने तक मैं उस जगह पर रहा और जब वहाँ का काम खत्म हुआ तब मैं दूसरी साइट पर पहुँचा था। और इसके बाद मैं उस साइट पर कभी पलट के नहीं देखा और ना तो इस बात को मैंने कभी ठेकेदार को जिक्र किया और ना ही अपने साथी मित्रों से। तो दोस्तों, ये थी शैलेंद्र की भेजी हुई कहानी। ये कहानी घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास में ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, अगर मेरे नए चैनल पर अभी तक नहीं गए हो तो ज़रूर जाइएगा। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ डाल चुका हूँ। चैनल का नाम राज की कहानियाँ है। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर मैं मिलता हूँ ना इसी चैनल पर इसी टाइम कल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।